हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो बनने जा रहा है दैट इज़ अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये मेरा बेसिकली कंसेप्ट जो आया है वो मेरे बच्चों की तरफ से ही आया है। तो बच्चों की जितनी जितनी क्वारीज आई तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ ताकि उनको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिले और उनको पता चले कि कैसे इस चीज़ के आगे बढ़ना है। बहुत सारी क्वेरीज आई और बहुत सारा सपोर्ट और लव मिला मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार की तरफ से। और रही बात क्वेश्चंस की तो मैं वन बाय वन सबके आंसर्स दूंगी। मेरे जो चैनल का टाइटल है, मतलब इसके प्लेलिस्ट का टाइटल जो है योर क्वेश्चन माय आंसर है। और इसमें मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको दूर करूंगी। बतेरे क्वेश्चन से आपके दिमाग में जो चल रहे हैं वो सही आपको गाइडेंस इसके थ्रू मिलेगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना, उसको पसंद कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। और अपना कुछ भी क्वारी है दिमाग में चल रहा है तो बस क्लिक कीजिए, मेरे नंबर आपके पास है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट है ना, और फेसबुक इंस्टा भी है। तो आप कहीं भी मैसेज करके मुझे कर सकते हो और मैं अपना 100% देके आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो सदफ खानम का मैं क्वेश्चंस का आंसर देना चाहती हूँ। जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम मैं जीएनएम हूँ और मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, क्या मैं नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? सेकंड चीज़, मैम क्या मैं नॉर्सेट अभी भर सकती हूँ या मेरी क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, मुझे क्या चाहिए? तो मैंने मैं कैसे तैयारी करूं, कौन सा कोचिंग लूं, क्या करूं मैम, कौन सी बुक लूं? तो बेटा कुछ भी इतना दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है, पहली चीज़, ठीक है? कोई भी सदफ खानम नहीं और अदर स्टूडेंट्स नहीं, किसी को प्रेशर नहीं लेना, इजी वे में जाना है, ठीक है? आपको किसी चीज़ को हवा नहीं बनाना है कि अरे नहीं ये ऐसा, ये वो मुझे करना है, सब आगे नहीं भाई, थमो। चीज़ें पैनिक स्टेज में आके बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं बट्टो। और जब भी आप काम माइंड में होंगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो अभी पहले हम समझते हैं कि नॉर्सेट क्या है, ठीक है? तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कंप्लीट गाइड है टू नॉर्सेट, एवरीथिंग यू नीड टू नो सिंप्लीफाइड। नॉर्सेट जो था आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है नर्सिंग का, है ना, नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये हमारा जो है नॉर्सेट, ये एम्स दिल्ली इसको क्या करा रहा है, कंडक्ट कराता है। कौन करा रहा है इसको? एम्स दिल्ली कंडक्ट करा। तो पहले क्या होता था, अलग अलग एम्स अलग अलग एग्जाम्स कराते थे, ठीक है, और मतलब हर अपना अपना एग्जाम कराता। फिर उसके बाद नॉर्सेट आया कि नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। भाई इसमें सारे एम्स आएंगे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आते हैं। तो इसमें बच्चों को क्या होगा कि इसको क्लियर करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, कौन बच्चे कर सकते हैं इसे क्लियर। तो फर्स्टली चीज़ मैंने आपको लिखा है कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि बीएससी नर्सिंग आईएनसी से होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, देन पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी चल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, आपका मस्ट होना चाहिए आपके पास। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिग्री धारक है, जो भी डिग्री जिनके पास है, चाहे वो पोस्ट बेसिक है या बीएससी के, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम को। लेकिन दूसरी साइड ही देखिए, जो जीएनएम वाले हैं, तो सदफ आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि जीएनएम भी, डिप्लोमा होल्डर भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं यानी कि जीएनएम वाले हैं, वो आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उनका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उनके पास भी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर आउट। अब इसमें बस जीएनएम वालों को क्या ऐड हो गया है, उनका क्या ऐड हो गया, एक्सपीरियंस। तो यानी कि जो जीएनएम वाले हैं उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 50 बेड हॉस्पिटल का। दिस एक्सपीरियंस मस्ट बी गेटिंग योर जीएनएम क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब आफ्टर तुम कंप्लीट करोगे जीएनएम, है ना, रजिस्ट्रेशन आएगा, देन उसके बाद वो एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर का कंप्लीट होना। ऐसा नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल से लेना है, आप 1 ईयर कहीं से भी ले सकते हो, 1 ईयर कहीं से भी ले सकते हो। तो जीएनएम वाले, अगर आपको 2 ईयर मतलब आपने एक्सपीरियंस हॉस्पिटल से ले लिया, देन यू आर एलिजिबल टू नॉर्सेट एग्जाम। और अदरवाइज अगर किसी को अपनी
एजुकेशन को अपग्रेड करना है तो जीएनएम के बाद वो पोस्ट बेसिक कर ले, पोस्ट बेसिक के बाद वो नॉर्सेट दे दे। तो जैसा आपका जैसा मन करे वो आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस, पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं पोस्ट बेसिक करिए और फिर आप एलिजिबल होंगे नॉर्सेट के लिए। क्लियर आउट हो गया? मेरे ख्याल से मैंने आपके क्वेश्चन की क्वेरी का जवाब दे दिया। यहीं पे एक क्वेश्चन और जवाब मैं देना चाहती हूँ जो मेरे प्रीवियस बच्चों ने अंजलि ने और इशिका ने बहुत बेचारे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब मन में वो उनका वो था, क्योंकि बिकॉज वो जहाँ से क्वालिफिकेशन कर रहे थे तो उनका जो कॉलेज था वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं था। वैसे बेसिकली बच्चों जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आपका कॉलेज जो भी एडमिशन जहाँ ले रहे हो वेदर जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी आईएनसी अप्रूव्ड हो। बट एस केस में आपका अगर नहीं है आईएनसी अप्रूव्ड और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर फिर भी वो अप्रूव्ड नहीं है तो अगर आईएनसी से तो स्टेट से अगर अप्रूव्ड है तो आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आज मेरी ये वीडियो देखकर मेरे ख्याल से इशिका बहुत खुश हो रही होंगी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अगर रिकॉग्नाइज है आपके कॉलेज को तो आप नॉर्सेट भर सकती हैं इशिका। सो ये आपका क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ये। देन आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब आप एलिजिबल हो वेदर आप जीएनएम हो, वेदर आप बीएससी हो, वेदर आप पोस्ट बेसिक हो, ठीक है। अब देन सेकंड चीज़ आती है कि आपको थोड़ा सा एज लिमिट में भी जाना है ना। एज लिमिट में क्या है, लगभग क्या है, स्टैंडर्ड एज जो है 18 to 30 ईयर ओल्ड है, 18 to 30 ईयर ओल्ड है। साथ में कुछ रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करता है आपके जो आपका लाइक जो भी कास्ट सिस्टम है यानी कैटेगरी में जो आ रहे हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस लगभग जो आती है इनकी वो जर्नल और ओबीसी के लिए 3000 आती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 आती है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ये भी चीज़, इसको ये मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन उठाया तो उनकी इन्होंने वेस्ट सबमिशन डेट डाली हुई है, ठीक है। बट आपको एज लिमिट पता होना चाहिए कि 18 से 30 ईयर्स जो है वो आज की एज लिमिट है। और लेकिन कुछ जगह पे एज रिलैक्सेशन है सर्टेन क्राइटेरिया में, जैसे एससी एसटी ओबीसी में और फिजिकल जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए। देन पार्ट सेकंड बोल रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहले एग्ज़ाम एक ही होता था, अब ये एग्ज़ाम 2 तरीके में हो गया है। तो ये 2 तरीके में हो गया कि एक तो प्री होता है और एक होता है मेंस होता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 2 सेक्शन में कंडक्ट होते हैं, यानी कि अभी जैसे कि ये है कि पहला डेट जो आता है इनका अप्रैल समथिंग में आता है, ठीक है। दूसरा डेट जो आता है इनका सितंबर समथिंग में आता है। तो ये जो है कि मतलब आपका देखो एप्लीकेशन जो है 1 अप्रैल में चलेगी, एक एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम डेट की सितंबर में चलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस मिलेगा, जो आपको भरना होगा फॉर्म, तो वो फरवरी मतलब यानी कि फरवरी में आ जाएगा या फिर मार्च में आ जाएगा और आने वाला होगा अप्रैल का, ठीक है। फिर सितंबर की साइड पे उससे 1 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको ये चेक कहाँ करना है, तो वेबसाइट जो है वो है www.aims, ठीक है, एग्ज़ाम, ठीक है .acin। ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे भी दी रखी है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं www.aimsexam.ac.in में आप चेक कर सकते हो वेबसाइट में, और वहाँ से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है पेपर वर्क में आपके अलग अलग देखो, आप अगर कोई भी रिलैक्सेशन चाहते हो, चाहे कैटेगरी का रिलैक्सेशन चाहते हो ना, और मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रूल्स चाहते हो, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट क्या है सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कब तक वो देना है, और मतलब उस पर वो वेट नहीं करनी है। मतलब कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो सिलेक्शन करते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता और काउंसलिंग सेक्शन में उनको निकाल दिया जाता है बेटा। तो आपको सारी चीज़ों को क्लियर रखना है, सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ईजिली जाके बात करनी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा, नेक्स्ट है आपका ये आपका, मैंने आपको बोला था ना किसको क्या एज रिलैक्सेशन है, तो इन्होंने पूरा अच्छे से दिया रखा है कि किसको कितनी एज रिलैक्सेशन है। जो एससी है उनको 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यू को 10 साल का, ऐसे इन्होंने सबके लिए एक एज रिलैक्सेशन का एक बॉक्स बना दिया है जिसमें कि सबको अच्छे से मतलब बता दिया है। देन पर्सनल जो डिसेबल होगा उसको भी अपना डिसेबिलिटी का चीज़ें बतानी पड़ेगी, कहाँ से डिसेबिलिटी है वो भी सर्टिफिकेट उसको जमा करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो ऑलरेडी लोग गवर्नमेंट में है ना, और वो नॉर्सेट देना चाहते हैं, तो उनको एनओसी ज़रूर सबमिट करना है।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर वो नहीं जमा कर पाएगा ना एनओसी, तो वो भी कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, वो भी होगा। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी, यू शुड गेट द एनओसी फ्रॉम योर करेंट एम्प्लॉयर बिफोर यू अप्लाइंग फॉर नॉर्सेट, है ना। सो ये आपका ओरिजिनल एनओसी सबमिट होना चाहिए। सो अब आते हैं मेन एग्जाम पे, ठीक है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए, एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोटा का क्वेश्चन क्लियर हुआ, आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये चीज़ें क्लियर हुई। देन अब आते हैं आपके मेन इवेंट पे कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो कैसा पैटर्न है ना। तो हमने क्या किया, 2 स्टेप की जर्नी है। तो स्टेज फर्स्ट क्या है, प्रीलिम्स है, और स्टेज सेकंड क्या है, मेन है, ठीक है। आपको स्टेज प्रीलिम जो है उसमें सिर्फ पर्पस है कि आपको उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट टेस्ट होता है और थोड़ी ब्रॉड नॉलेज का होता है। लेकिन जो मेंस होता है बेटा, वो मेरिट रैंक है, उसमें मेरिट लानी है। तो ये इसमें डिसाइडिंग एग्जाम होता है और ये थोड़ा लॉन्गर होता है। इसमें डेप्थ, यानी कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड पे मिलेंगे। तो 2 तरीका का नॉर्सेट का एग्जाम स्ट्रक्चर बना दिया है। 2 स्टेप जर्नी है बेटा, यानी कि एक प्रीलिम्स की है और दूसरी की है मेंस की है। तो प्रीलिम्स मतलब एक ब्रॉडर नॉलेज मिलेगी आपको, शॉर्टर मतलब टाइप का एक एग्जाम होगा जिसमें कि आपको बस क्वालिफाई करना है उसे। आप प्रीलिम्स क्रॉस कर दिए हो, अगर मेंस नहीं क्लियर किए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्सेट सिलेक्शन, नो। आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, देन प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो मेंस में क्या होता है, थोड़े एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट आती है उसी के हिसाब से आपका सीट अलोकेशन होता है, ठीक है। सो फिर उसके बाद है कि इन्होंने टेक अवे मैसेज भी लिखा है कि यार अगर आपका प्रीलिम विल नॉट बी यूज फॉर द फाइनल रैंकिंग। प्रीलिम का मतलब ये नहीं कि फाइनल रैंकिंग हो गया, आपको कैंडिडेट को मेंस भी स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर फर्स्ट। अब स्टेज फर्स्ट में इन्होंने प्रीलिम का डिटेल दे दिया। तो इन्होंने प्रीलिम बता दिया, भाई प्रीलिम होता है 90 मिनट्स का। कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 MCQs, 100 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तुक्काबाजी नहीं करनी। एवरी रॉन्ग आंसर्स -1/3 मार्किंग हो जाएगी। तो इसमें जो स्प्लिट्स होते हैं 80-20 होते हैं, यानी कि 80 आपके नर्सिंग के होंगे और 20 आपके क्या होंगे, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब इसमें ना सेक्शंस हैं, टाइम चैलेंजिंग सेक्शन। तो इसमें क्या है कि ये ना जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 5 सेक्शन में होते हैं, यानी कि ऐसे 5 सेक्शन होंगे और 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में होंगे, है ना। तो आपको पता चल गया, यानी कि एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 18 मिनट्स होंगे। तो इस टाइप का ये आपका होता है कि यानी कि 5 सेक्शन में बटा होता है। 5 सेक्शन मतलब यानी कि आपको 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में मिलेंगे, है ना। और 20 × 5 सेक्शन है तो 100 क्वेश्चन लगभग आपको ये मिल रहे हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको ये क्या है, 18 मिनट में एक सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो सेक्शन 1 ओपन, यू हैव 18 मिनट्स टू आंसर, इट्स 20 क्वेश्चन। क्लियर आउट हो गया। तो यानी कि आफ्टर 18 मिनट्स सेक्शन 1 परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब अगर सेक्शन 1 है तो वो 18 मिनट के अंदर क्या करना है, क्लियर करना है। और उसमें कितने क्वेश्चन है, 20 मिनट, है ना, ठीक है। इसलिए अपना टाइम प्रो टिप ये है कि मैनेज योर टाइम विद इन ईच सेक्शन केयरफुली। यू कैन नॉट सेव टाइम, है ना, हैव मोर सेक्शन टू यूज इन अनदर। ये ना हो कि कोई सेक्शन दूसरे में पहुंच ही नहीं पाओ और आपका खत्म ही हो जाए टाइम, है ना। आपको 18 मिनट्स दिया रखा है तो आप क्लियर करो 20 क्वेश्चंस को 18 मिनट्स में क्लियर करना है। फिर सेकंड सेक्शन में जाना है, फिर थर्ड सेक्शन में जाना है, फोर्थ सेक्शन, फिर फिफ्थ सेक्शन में जाना है। तो ये आपका प्री का है। और क्वेश्चंस जो आएंगे इसके डायरेक्टली आएंगे, ज़्यादा अंदर डीप नहीं आते। तो आपको प्रीलिम के लिए तो पहले मेहनत करनी है ना। देन उसके बाद है, अब क्या है, प्रीलिम के बाद क्या आता है, सेकेंड आता है आपका मेंस का, ठीक है। अब मेन से पहले तो गोल गेट द क्वालिफाइंग परसेंटाइल, मतलब यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी चाहिए, तो 50% चाहिए। जनरल EW जो भी है, UR जो है 50 परसेंटाइल चाहिए होता है। 45 परसेंटाइल जिसको है OBS वालों को है, SC ST को 40। तो लगभग 40-50 के रेशियो में इनका क्या है, परसेंटाइल है, ठीक है। कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइड परसेंटाइल विल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब जो लोगों को 50% या 40% 40 से 50% के बीच में आ रहे हैं, इन्होंने रिलैक्सेशंस भी दिए रखे हैं, तो 40 से 50 के बीच में आएंगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन हुआ है, यानी कि सेकंड मेंस के लिए, ठीक है। सो अभी मतलब 50 परसेंटाइल, फिर भी आप मान के चलिए कि 15 परसेंटाइल मार्क्स लाने ही लाने हैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद है आपका
सेकंड मेंस में आ गए आप। अब मेंस में आने के बाद बेटा आपने क्या किया, 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स, टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, 3 आवर्स। तो ये हमारा 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें 180 मिनट्स मिलते हैं, मतलब तो लगभग इसमें कितने एमसीक्यूज होते हैं, 160, यानी कि कितने मार्क्स का हुआ, 160 मार्क्स का हुआ। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि -1/3 मार्किंग होती है। तो इसमें सिलेबस जो आता है इंटायर नर्सिंग का सिलेबस आता है विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस एंड केस सिनारियो बेस पे आता है। तो मोर क्लिनिकल स्किल, प्रैक्टिकलिटी, कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स ऐसा वाला होता है। सो कोई अगर बोले ना अरे यार इजी था नॉर्थ, ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ती है। सो अब इसमें क्या होता है कि 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन, ठीक है। और एक सेक्शन पे कितना होता है, 45 मिनट्स होता है, मतलब एक सेक्शन यू गेट 45 मिनट्स इन पर सेक्शन। सो सेम रूल्स होता है उसी के लिए भी, है ना। अब लेकिन इसका भी क्वालिफाइंग का थोड़ा सा यही है, एक तो रैंकिंग आता है और 50% 45% ओबीसी, SC/ST में 40%, तो लगभग ये आपका मेंस का होता है। तो मेंस का आप समझ गए ना कि 4 सेक्शन होंगे, है ना, 45 मिनट्स का एक सेक्शन होगा और आपका पूरा ये जो है सिनेरियो बेस पे आता है, ठीक है। अब है कि इसमें कि कैसे डिसाइड होता है कि आपका मेरिट लिस्ट बनती है बेटा, रैंक कैसे डिसाइड होता है, मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर ओनली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन सेकंड नॉर्सिट मेंस, है ना, उसके हिसाब से आपका पूरा बनता है। उसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ भी रैंकिंग में आता है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स भी आता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको रैंकिंग में डिसाइड करती है ना। तो ये चीज़ों के हिसाब से एक आपकी मेरिट रैंक बनती है। तो इफ द मतलब आपका कंडक्ट कर हो रहा है एग्ज़ाम, आप प्रीलिम्स कर रहे हो, है ना, आप प्रीलिम्स को क्रॉस करके मेंस कर रहे हो, मेंस के बाद भी आपका रैंकिंग डिसाइड करता है वेदर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ है कि नेक्स्ट है कि फिर आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग सीट अलोकेशन होता है, ठीक है। कितनी कितनी वैकेंसी है, कितना कितना रिजर्व सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ओनली क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उनकी चॉइसेस फिल की जाती हैं उनके, और एक अलोकेशन सीट होता है 1 राउंड, नो वेटिंग लिस्ट कोई नहीं होता, और मेरिट उनको स्ट्रिक्टली अलोकेट की जाती है जो भी है। फिर उसके बाद इफ़ यू आर अलोकेट अ सीट फ्रॉम योर चॉइस लिस्ट यू मस्ट ज्वाइन इट, ठीक है। फैमिली टू ज्वाइन मतलब failing to join an allocate seat for any reason will lead to cancellation of your candidate to the NORCET। ऐसा नहीं है, जो आपको मिला है उस सीट पे आपको लेना पड़ेगा, देन और आपको जनरली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, देन उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। सो फाइनल रिमाइंडर है, इंपॉर्टेंट रूल्स है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में भी कई लोग निकल जाते हैं, जैसे कि ओबीसी, है ना, अगर SC/ST का डॉक्यूमेंटेशन है या फिजिकल हैंडीकैप का डॉक्यूमेंटेशन है, EWS का है, तो कोटा का अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, है ना, वैलिड कैटेगरी का, एजुकेशन का, नर्सिंग काउंसिल्स का, एक्सपीरियंस का, NOC का, तो दीज आर द सम डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपका है कि अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर आपको यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अगर उनको नहीं मिल पा रहा है टाइम से, तो वो आपका यहाँ से भी कैंसिलेशन कर देंगे, मतलब यानी कि यहाँ पे भी आप कट ऑफ हो जाओगे, आपका पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आपको साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को भी का ऐसे वैलिड रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, और ताकि आप काउंसलिंग के टाइम पे या फिर सीट एलोकेशन के टाइम पे उनको दिखा के वेरीफाई होके प्रॉपरली सीट ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट, चीटिंग करा, कुछ भी ऐसा किया, एम्स का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर चीटिंग। वो मतलब कुछ भी अगर आप फेक डॉक्यूमेंट दिखाते हो या फिर आप फ़ोन, स्मार्टफोन, वॉचेस या मिसबिहेव करते हो स्टाफ से, सबका यही एक रूल है, आपका कैंसिलेशन। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है चीज़ें, एक तो आप इस वेबसाइट पे जाके, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे एम्स डालता रहता है, उससे आपको और नॉलेज मिलती रहेगी, जो भी चीज़ें आपका इस चीज़ों से जो भी रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, एम्स उसको अपनी वेबसाइट पे डालता रहता है।
इसमें एक चीज़ और मैं जो ऐड करना चाह रही थी कि काफ़ी बच्चों को ये भी चीज़ें थी, कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आईएनसी वाला वो भी आपको क्लियर हो गया, जीएनएम वालों का भी क्लियर हो गया कैसे करना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी आपकी कि वो मैं कौन कौन से कोर सब्जेक्टिव्स, कौन कौन सा सब सिलेबस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आप क्या करें पढ़ाई, है ना, किस चीज़ में आप चीज़ें करें। और मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ बेटा। जब मैंने एमएससी किया था, आई एम फ्रॉम जर्नल कैटेगरी में, क्यों इसको हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि भैया ये एक है रिजर्व सीट्स के लिए थोड़ी सी एक क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उनको एक बेनिफिशियल है, बट ठीक है वो गवर्नमेंट के अपने लॉस है, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रही। बट अगर आप एमएससी अगर जनरल कैटेगरी से रैंक लेकर आ रहे हो, ठीक है, और आप काउंसलिंग में बैठे हो और फिर शेकिंग कर रहे हो कि भैया मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और आपने अच्छा टॉप रैंक 90 पे निकाला है एम्स का, फिर भी आप शेक कर रहे हो, तो और उसके पीछे सिलेक्शन लेने के पीछे जो मेहनत है वो मुझको पता है। तो लोग जो है वो सीधा बोलते हैं अरे इजी है, इजी है। भैया इजी कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको बुक्स के साथ मिंगल होना पड़ता है, फ़ोन को साइड में रख के आपको बुक्स पे फोकस करना होता है, तभी आप नॉर्थ सेट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ड्रीम कर रहे हैं नॉर्थ सेट के लिए तो ये है अभी से डिसिप्लिन हो जाओ, ठीक है, अभी से अपनी चीज़ों को फोकस्ड होना शुरू हो जाओ, क्योंकि टाइम जो है धीरे 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 समय निकलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ आप समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, समय में यही है, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो इसलिए आप लोग फोकस रहिए, गाइडेंस आपको मेरी तरफ से मिलती रहेगी, जो भी चीज़ की मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं हेल्प करूँगी बेटा, बट आपको ही अपना 100% देना है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है उनको जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस थे अदर बच्चों के कि कौन सा कोचिंग, बहुत सारा आपको ऑनलाइन पे भी बहुत डाटा मिल रहा है, कहाँ से पढ़ें, कौन सा ऑथेंटिक है, सब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, धीरे धीरे जाएंगे। आज आपने वीडियो में देखा कि नॉर्थ सेट को कैसे, क्या चीज़ नॉर्थ सेट है, समझा उसको, ठीक है, धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे समझता है फिर ही आगे बढ़ता है ना, तो दैट इज़ अ वे। सो क्लियर अप, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल बनाना है, क्या शेड्यूल्ड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे प्यार दी दीजिए और कमेंट करिए मेरी वीडियो पे, ताकि मैं और इसको और अच्छे से मोटिवेट होकर और आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।